में बात करेंगे ट्विटर से जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स की। भारत में आईटी रूल्स का पालन नहीं करने पर ट्विटर का जो इंटरमीडिएट दर्जा है वो खत्म कर दिया गया है, यानी अब ट्विटर के खिलाफ भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। ट्विटर को 25 मई तक कंप्लायंस, ग्रीवेंस और नोडल ऑफिसर नियुक्त करने थे, लेकिन वो अभी तक अंतरिम ग्रीवेंस रिड्रेसल अधिकारी की ही नियुक्ति कर पाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए असीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। असीम, बताइए ट्विटर का जो इंटरमीडिएट दर्जा है वो क्यों खत्म किया गया है और ट्विटर का क्या तर्क है इस डेवलपमेंट पर? उन्होंने अब तक जो ऑफिसर्स नियुक्त करने थे वो क्यों नहीं किए, या फिर इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या टेक है? देखिए, सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए सरकार जो है 25 फरवरी को आईटी रूल जो लेकर के आई थी। सभी कंपनियों को इनको मानने के लिए 3 महीने का वक्त जो है वो भी दिया गया था और 25 मई इसकी डेडलाइन थी। सभी कंपनियों ने इसका पालन जो है वो कर लिया, ट्विटर को छोड़ करके। उसके बाद सरकार ने ट्विटर को लगातार 2 नोटिस जो है वो भेजे। ट्विटर ने उसका जवाब तक जो है वो नहीं दिया। तीसरा नोटिस जब 5 जून को सरकार ने फाइनल नोटिस जो भेजा, तो ट्विटर का जवाब आया कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने सभी अधिकारियों की नियुक्ति जो है कर लेगा। लेकिन अभी तक ट्विटर जो है अपने अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो नहीं कर पाया। खासतौर पर उसने अभी सिर्फ इंटरिम ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपना बयान दिया, उसका कहना है कि हमने अंतरिम जो है कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसकी भी नियुक्ति जो है वो कर ली है, लेकिन अभी तक सरकार को इसकी सूचना जो है वो नहीं दी है। तो सरकार का कहना है कि ट्विटर को जब तक वक्त दिया गया था, ट्विटर अभी तक इसका आईटी रूल्स का पालन जो नहीं कर पाया। इसका ये मतलब है कि उसका इंटरमीडिएट स्टेटस जो है अब उससे उसका खत्म जो है हो गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय कानून के खिलाफ के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई जो की जा सकती है। आईपीसी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई जो की जा सकती है। अगर कोई अब ट्विटर के ऊपर कोई पोस्ट करता है तो ट्विटर पहले जिम्मेदारी जो है उस यूजर की होती थी, लेकिन अब वो जिम्मेदारी जो है ट्विटर की जो है हो गई है। तो उस यूजर की पोस्ट के ऊपर ट्विटर के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। ओके, तो ये है इसके मायने, इंटरमीडिएट दर्जा खत्म होने के मायने क्या है वो असीम ने आपको समझाया। इसके अलावा असीम, गाजियाबाद में भी ट्विटर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, ये पूरा मामला क्या है और अब इस मामले से जुड़ा हुआ क्या एक्शन ट्विटर पर हो सकता है? देखिए, गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी काटने का मामला जो है वो सामने आया था और इसको लेकर के नेटिजन्स ने बहुत सारे ट्वीट जो है वो किए थे। गाजियाबाद पुलिस ने उस पूरे मामले की जांच जो है वो की। तो उसके बाद गाजियाबाद पुलिस को लगा कि ये जो है मामले को पूरा तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो उसको लेकर के जो गाजियाबाद पुलिस है उसने 7 लोगों के ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज की है। 7 लोगों के अलावा ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन के ऊपर भी गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर जो है दर्ज की है। तो इसका मतलब ये है कि अब गाजियाबाद पुलिस जो है ट्विटर के अधिकारियों को बुला सकती है, उनको जांच में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कह सकती है। पहले उसके पास इंटरमीडिएट का दर्जा था तो उससे जांच के लिए नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अब जो है उसका इंटरमीडिएट का जैसे दर्जा जो है वो छीन लिया गया। तो दिल्ली जो गाजियाबाद पुलिस है उनको जांच के लिए बुला सकती है और उनके ऊपर कार्रवाई जो है आईपीसी के तहत जो कर सकती है। तो ये अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 5 जून को लास्ट नोटिस गवर्नमेंट ने भेजा था ट्विटर को कि वो आईटी रूल्स का पालन करें। उन्होंने उन रूल्स का पालन नहीं किया, जिसके तहत इंटरमीडिएट दर्जा जो है वो ट्विटर का खत्म हुआ है। तो क्या भारत में ट्विटर पर शिकंजा कस रहा है और क्या अब ट्विटर की मनमानी बंद होगी? इस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे आज आवाज अड्डा में शाम 5:57 पर। और आवाज की एक और खबर पर मोहर लगी है। कल हमने आपको बताया था कि गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों में ढील मिल सकती है। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और कल रात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मीटिंग में इस पर फैसला भी हो गया। अब ज्वेलर्स को पुराने स्टॉक पर हॉलमार्किंग पर अगस्त के आखिर तक कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। 40 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को इसमें रियायत दी गई है। इसके अलावा शुरुआती चरण में यानी आज से सिर्फ एसिंग सेंटर 256 जिलों में ही इसे लागू किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मनीष के पास चलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले डिटेल्स साझा करी थी कल हमारे साथ। ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। मनीष, एक वेलकम मूव है इंडस्ट्री के लिए और आपने तो इनफैक्ट जो कल बातें बताई थी वो काफी हद तक सही साबित हुई हैं। तो एक राहत वाली खबर है ज्वेलर्स के लिए।
बिल्कुल बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। जैसे हमने कल बताया था कि कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं, कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर हॉल मार्किंग एसेइंग सेंटर नहीं है, और इसे देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने आज से जो नियम लागू किए हॉल मार्किंग के, वो 256 जिले जो है देश के उसमें लागू किए गए हैं। और ये भी ऐसे सेंटर है जो मान लीजिए कि अहमदाबाद है तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी छोटे सेंटर है उनको यहाँ आना होगा। तो इस तरह के सेंटर्स की चुनौती की गई है सरकार की तरफ से, इस तरह के सेंटर्स चुने गए हैं। इसके अलावा जो बड़ी राहत है वो 40 लाख तक के ज्वेलर्स हो या आर्टिसन हो, उनको जिनका टर्नओवर सालाना 40 लाख तक है उनको हॉल मार्किंग से मुक्ति दी गई है। परमानेंटली ये मुक्ति उनको मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूआईडी है, हॉल मार्किंग यूआईडी है, उसकी तस्वीर लेनी थी, उसको अपलोड करना था, बहुत लंबा प्रोसेस था, उसमें भी काफी राहत मिली है। अब केवल जो भी हॉल मार्किंग एसेइंग सेंटर होगा वहां पर जाके ज्वेलर जो है वो एक नंबर ले लेगा, यूआईडी नंबर, और वो हॉल मार्किंग सेंटर में सेफ रहेगा ताकि डिजाइन की चोरी ना हो। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जितनी भी लगती है ज्वेलरी की, वहां पर ये ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग से मुक्ति दी गई है। साथ ही जो 18, 22 और 24 कैरेट जो है, पहले जहां पर हॉल मार्किंग होती थी, लेकिन 20 और 24 कैरेट के जो ज्वेलरी होती थी उसमें हॉल मार्किंग नहीं होती थी, 23 कैरेट की भी हॉल मार्किंग नहीं होती थी। अब उसमें भी हॉल मार्किंग होगी, यानी पूरी तरह से कहे कि सोने की प्योरिटी कितनी भी हो, सब में हॉल मार्किंग करनी होगी। लेकिन काफी बड़ी राहत ओवरऑल देखी जाए तो ज्वेलर्स को मिलती दिख रही है। बिल्कुल, जो छोटे ज्वेलर्स थे वो तैयार नहीं थे पूरी तरीके से। लगभग 66% ऐसे जिले थे जहां पर हॉल मार्किंग सेंटर्स नहीं थे, तो उस हिसाब से एक राहत की बात है, राहत की खबर है। शुक्रिया मनीष ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में कोरोना का जो ग्राफ है रफ्तार का, वो नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि 1 से 2000 का आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बीते 24 घंटे के आंकड़े आपको बताएं तो 62,000 नए मरीज मिले हैं। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता की जरूरत नहीं है। क्या अपडेट है ओवरऑल, पूछ लेते हैं दीपाली नंदा से, और सिल्की सिंह हमारे साथ मौजूद है। दीपाली, पहले तो ओवरऑल अपडेट बताइए। आंकड़े तो राहत भरे दिख रहे हैं, फिर चाहे वो मृतकों का आंकड़ा हो या फिर नए मरीजों का। जी बिल्कुल, अगर पिछले 3 से 4 दिनों के आंकड़ों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि कोरोना का ग्राफ अब देश में गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा मरीज देश भर में मिले हैं। वहीं अगर मृतकों की संख्या की बात की जाए तो इस संख्या में भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। 2500 से करीब मृतकों की संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दर्ज की गई है। राहत की बात यह भी है कि जो एक्टिव केसेस का लोड है वो काफी तेजी से नीचे आया है। 8.5 लाख तक ये संख्या पहुंच गई है, जो कि एक बड़ी राहत है। अगर हम बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट भी 95% के पार जा चुका है। संक्रमण दर 3.5% पर है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति काबू में आती हुई नजर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये कहना है। लेकिन जो अलग अलग वेरिएंट देश में आ रहे हैं इस पर भी मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो अभी एक रीसेंट वेरिएंट सामने आया है देश में, वो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस वेरिएंट से ज्यादा खतरे की बात नहीं है, फिर भी मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा रही है। जो केसेस इस वेरिएंट से जुड़े हुए देश में मिले हैं उनका अलग से जीनोम सीक्वेंसिंग करा के आगे की प्रोसीडिंग को किया जाएगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल अपडेट कोरोना से जुड़ा हुआ। अब सिल्की से पूछ लेते हैं कि महाराष्ट्र से क्या संकेत हैं आंकड़ों के हिसाब से। सिल्की, संक्षेप में बताइए क्या हालात है वहां पर। जी देखिए, पिछले 24 घंटे में 9,350 के आसपास नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि जो स्टेट की ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी नीचे आ गई है, अराउंड 15% तक कह सकते हैं कि पहुंच गई है। और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है, 15,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। यहाँ पे एक और बड़ी समस्या है, वो केस फर्टिलिटी रेशियो है, जो कि अभी काफ़ी हाई है। लेकिन अगर 24 घंटे की बात करें तो 300
380 से ज़्यादा मौतें रिपोर्ट हुई हैं। मुंबई के लिए 500 के आसपास, 570 के आसपास जो हैं नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में, और यहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई है। जैसा मैंने पहले भी बताया, वैक्सीन के ज़रिए जो है यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही जा रही है, और इसी के ज़रिए जो है यहाँ पर रोकथाम की भी तैयारी शुरू हो गई है। आज 3 बजे सीएम खुद कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और तीसरे वेव के लिए किस तरह से स्टेट प्रिपेयर कर रही है इसका जायजा लेंगे। अगर हम वैक्सीनेशन का फिगर देखें तो वो भी अभी तक का सबसे हाईएस्ट है पूरे देश में, और यहाँ पर अब तक 2,64,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जी। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार ने तो तेजी पकड़ी है, और जैसे कि सिल्की ने बताया कि मुंबई में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 572 नए केस आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। सिल्की, आपका शुक्रिया। दीपाली हमारे साथ मौजूद रहेंगी क्योंकि उनसे हम आगे वैक्सीनेशन का भी अपडेट लेंगे। और इंटरेस्टिंग ये है कि दीपाली नंदा अपनी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने कोवैक्सिन लगवाई थी फर्स्ट डोज, और मैंने कोविशील्ड लगवाई थी, तो मुझे अभी और 2 महीने का वेट करना है, क्योंकि ये सरकार का नियम है कि कोविशील्ड अगर आपने लगवाई है तो दूसरी डोज के लिए आपको 3 महीने का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपको 28 दिन बाद ये डोज लग सकती है। तो क्या सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या वैक्सीन प्रोटोकॉल वैज्ञानिक सलाह के मद्देनजर तय होती है? आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इसको समझेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:27 पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और शुरुआत करेंगे अब मार्केट अपडेट से। और बाजार में हमने आज दबाव आते हुए देखा। दरअसल यूएस फेड की मीटिंग से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट में दिखी, जिसके कारण 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। मेटल स्टॉक्स, चाइना की खबर आने के बाद फिसले। चाइना मेटल रिजर्व रिलीज कर सकता है, उसके बाद मेटल स्टॉक्स में बिकवाली हावी हुई। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज मुनावसूली देखने को मिली। निफ्टी 100 अंक की गिरावट के साथ 15,800 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स पे भी हमने 350 अंकों की वीकनेस देखी, और निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। और पूरा एविएशन सेक्टर पिछले साल मार्च से ही मंदी झेल रहा है। अब जो उम्मीदें थी रिवाइवल की, उस पर पानी फिर गया इस वेव 2 के साथ। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अगले 6 से 7 महीने इस सेक्टर के लिए थोड़े बेहतर दिन ला सकते हैं। बजट एयरलाइंस हो या फुल सर्विस, इस वक्त हर एयरलाइंस घाटे में है। अनुमान के मुताबिक पिछले साल और इस साल को मिला दिया जाए तो भारत में एयरलाइंस को कुल $8 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पिछली तिमाही में इंडिगो ने अब तक के सबसे ज्यादा 1147 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए फिर से लीव विदाउट पे की घोषणा की है। स्पाइसजेट ने लीव विदाउट पे के साथ अपने कर्मचारियों को घंटों के आधार पर सैलरी देने जैसे नियम को लागू किया है। तो गो फर्स्ट ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में करीब 16% की कटौती की है। कापा इंडिया के मुताबिक एयरलाइंस को इस वक्त सिर्फ बचे रहने के लिए ही $5 बिलियन के रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है। हालांकि अगले 6 महीनों में स्थिति बेहतर होने की भी उम्मीद है। The demand has been picking up and traffic has been picking up slowly, and the passenger numbers touched 70,000 for the first time on 30th May after 3 weeks. And this is expected to continue into June, when the passenger numbers are expected to touch about 1 lakh daily. For the whole year, we expect the traffic to be 50% higher than FY21. However, the impact of the third wave, if it is going to be there, is very worrying. कापा इंडिया के अनुमान के मुताबिक इस साल पैसेंजर ट्रैफिक करीब 8 से 9.5 करोड़ पैसेंजर रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 5.2 करोड़ से काफी ज्यादा है। हालांकि ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर कोरोना की कोई तीसरी लहर नहीं आती है। इधर जैसे जैसे देश में वैक्सीन लगने वालों की संख्या बढ़ रही है, हवाई यात्रा को लेकर लोगों में झिझक भी दूर हो रही है। नागरिक विमानन मंत्रालय अब उन लोगों को RT-PCR टेस्ट से छूट देने की योजना भी बना रहा है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इस बारे में आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर लिया जाएगा। रोहन सिंह, दिल्ली।
और अपनी ही पार्टी में तख्ता पलट से अलग थलग पड़े एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को सदन का नेता चुने जाने का विरोध किया है। चिट्ठी में चिराग ने ओम बिरला से मांग की है कि पारस को लोकसभा का नेता चुने जाने के फैसले की समीक्षा की जाए, साथ ही उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया जाए। लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में चिराग पासवान ने पार्टी संविधान का हवाला भी दिया है। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।